इस वक्त हम मौजूद हैं केराकत के विधायक दिनेश चौधरी जी के साथ। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के अंतर्गत 9 विधानसभाएं सीट हैं और उसमें से केराकत एक है। पिछले 2017 के चुनाव में यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार बनाए जाते हैं और लगभग 15,000 वोटों के मार्जिन से सपा के प्रत्याशी को पटखनी भी देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस सीट पर लगातार सपा और बसपा का परचम लहराया है, तो 2017 के चुनाव में दिनेश चौधरी की ऐसी क्या रणनीति रही है कि वहाँ पे भाजपा का झंडा लहराने लगा है और बाकी पार्टियां जो थी वो चारों खाने चित हो गई? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपने विधानसभा के बारे में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। जहाँ तक अभी आपने कहा कि सपा और बसपा की सीट और 2017 में भाजपा का विधायक बना, तो मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मेरे दादा, मेरे पिताजी, मैं आया। तो ये राजनीतिक आज से नहीं, ये पुश्तैनी विरासत में मिली हुई है। मेरे दादा भी आजीवन ग्राम प्रधान रहे और उस समय जिला परिषद के सदस्य हुआ करते थे। मेरे पिताजी अच्छे अधिवक्ता थे और उसके साथ साथ जलालपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भी थे। बसपा की सरकार थी, उसमें मैं सदस्य तो जीत गए 18 साल के बाद, लेकिन अध्यक्षी में हरा दिया गया, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा। 2012 में सपा की सरकार आई, उसके बाद फिर अविश्वास ले आया। अविश्वास ले आने के बाद निर्विरोध अध्यक्ष मेरी पत्नी शारदा चौधरी अध्यक्ष बनी और मैं पति होने के नाते उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। मुझे 3-3.5 साल का मौका मिला। पूरे ज़िले में इतना काम किया ईमानदारी से कि मुझे 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। मेरे ज़िले का नाम पूरे देश में, भारत में जौनपुर ज़िले के अलावा 3 बार लगातार राष्ट्रीय पुरस्कार आज तक किसी को नहीं मिला है। ये हमारे ज़िले का सौभाग्य है। तो क्या दिनेश चौधरी जी 2017 की जीत के पीछे अपने इन्हीं ये जो कार्यकाल हैं जिस पे जनपद जौनपुर का नाम आपने रोशन किया, 3 बार पुरस्कार पाए, तो क्या कहीं ना कहीं ये जो विकास कार्य किए गए थे कहीं ना कहीं ये रणनीति का हिस्सा रहे हों जो सफल हो गए हों 2017 के चुनाव में? उसको आप वैसे भी कह सकते हैं। वैसे मेरे परिवार का जो बैकग्राउंड है वो सबको लेके चलने का है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। पहले से, मेरे दादा के समय से, मेरे पिताजी के समय से, और हम लोग हैं तो हम लोग के भी समय से भेदभाव से काम नहीं करना है, इन्हीं के बीच में रहना है। जब सेवा भाव करना है तो सबको एक बराबर। मैं जब अध्यक्ष था तो कई बार ऐसा मौका आया है कि सपा की सरकार है और दूसरे लोग ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मैंने भी बात रखा कि मैं जिले का जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, किसी एक विधानसभा का नहीं हूँ, और सबसे मेरा संबंध है। जो भी आया हो, सपा का आया हो, बसपा का आया हो, कांग्रेस का आया हो, भाजपा का आया हो, किसी को मना नहीं किया, ना ही खाली हाथ लौटाया, सबका काम किया। जो काम ले आए ईमानदारी से, सही काम होना चाहिए, सबका काम किया। ये शोहरत थी। और परिवार का आज इतना दिन हो गया है, हम लोग भी जौनपुर में रह रहे हैं काफ़ी दिन से, कोई एक भी हमारे पूरे परिवार पे कभी आज तक कोई दाग नहीं है। क्षेत्र में किसी तरह का हम लोगों के पूरे परिवार के ऊपर एक कोई उंगली उठा के देखने वाला या कहने वाला नहीं है। सबको हम लोग समभाव से करते हैं। 2017 मार्च में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार का 3 साल पूरा हो जाता है। उसके पश्चात लॉकडाउन लग जाता है, जिसके कारण से जो आपके 3 साल में जो भी विकास कार्य हुए थे उसको सरकार कहीं ना कहीं बता नहीं पाई है। इन 3 सालों में केराकत विधानसभा के अंदर वो कौन से ऐसे प्रमुख कार्य हुए हैं जो कि अब तक आपको लगता है कि आज़ादी के बाद ही कुछ समय में हो जाने चाहिए थे मगर हो नहीं पाए और आपके द्वारा आपके विधानसभा क्षेत्र में वो कार्य कराए गए हों? देखिए, जब मैं चुनाव प्रचार में था उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि इसके पहले जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, इनसे पूरी जनता का केवल उपेक्षा हुआ है, काम नहीं हुआ है। वो केवल अपना 5 साल बिताए हैं, काम नहीं किए हैं। जनता में बहुत बड़ा उन लोगों को प्रति आक्रोश था, चाहे वो सपा के रहे हों चाहे
बसपा के रहे हों, क्योंकि वही लोग विधायक हुआ करते थे। जनता के मन में उन लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश था। तो मैं जब भ्रमण में था तो उस समय मैं देखता था कि वाकई इनको आवश्यकता क्या क्या चीज़ की है, तो उसको मैं नोट करता था। जब भी मैं निकलता था कि सड़क है तो सड़क नोट करता था, और भी जनहित में क्या आवश्यकता है हमारे विधानसभा में उसको नोट करता था। सबसे बड़ी योजना हमारी कृषि विज्ञान केंद्र अमहित में 20 एकड़ में, उसका शिलान्यास हो गया है, बनने जा रहा है। जब मैं चुनाव प्रचार में था उस समय आग लग जाती थी। जौनपुर से हमारा विधानसभा करीब लगभग 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ से गाड़ी जाते जाते तब तक आग लग गई तो लग गई, तो इंतज़ार नहीं करती थी पूरा लाख। तो उस समय मेरे दिमाग में था कि अगर मैं विधायक बना और मेरी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो निश्चित है मैं अपनी सरकार से कह के ये चीज़ ले आऊँगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के मैं फायर स्टेशन ले आया, बनना चालू हो गया। राजकीय महिला डिग्री कॉलेज, शिक्षा के मामले में भी मेरा विधानसभा बहुत बड़ा है, हमारे ज़िले में सबसे बड़ी विधानसभा कही जाती है। राजकीय हाँ, महिला वोटों की भी तादाद अच्छी है, और हमारे विधानसभा में 70% लोग शिक्षित हैं। कोई विदेश में रह रहा है, कोई बम्बई रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, शिक्षित लोग हैं। तो उसके लिए मैं राजकीय महिला डिग्री कॉलेज, छात्रावास, राजकीय इंटर कॉलेज, किराकत तहसील जिले की सबसे पुरानी तहसील और सबसे बड़ी तहसील है, वहाँ पे भी मैं देखा कि जर्जर हालत में, चाहे सड़क कह लीजिए चाहे चौराहा कह लीजिए। तो मेरे मन में था सरकार तो पैसा दे ही रही है, ले आने वाला चाहिए। काम करना और काम करवाना ये दोनों आना चाहिए, केवल कुर्सी पे बैठ जाने से कुछ नहीं होता। ये मन में अपने भाव भी होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, जनता मेरे ऊपर विश्वास की है तो जनता के विश्वास को हम ईमानदारी से निभाएं। तो मैं जब देखा कि राकत जर्जर हालत, जितने वहाँ चौराहे हैं, सरकी चौराहा, सिरकी चौराहा, सरायबीरू चौराहा, कोतवाली चौराहा, तो मेरे मन में आया कि अगर इसका हम सौंदर्यीकरण करा दें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने सौंदर्यीकरण कराया। अब चंद्रशेखर आज़ाद चौराहा, चंद्रशेखर जी की भी मूर्ति लगा दिया मैंने। शहीद भगत सिंह चौराहा, शहीद भगत सिंह की भी मूर्ति मैंने लगाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौराहा, एक चौराहे का नाम रखा तो उनका भी मैंने मूर्ति लगवाया 7 फीट लंबा। अशोक चक्र जो कोतवाली चौराहा है, कभी आप जाके देखिएगा, कोतवाली चौराहे में अशोक चक्र बहुत लंबा बना हुआ है, अब अशोक चक्र चौराहा के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप चौराहा, एक चौराहे का मैंने नाम रखा, जहाँ ये सिरकी चौराहा, सरकी चौराहा लोग बोलते थे, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसी चीज़ का आरोप हमेशा विपक्षी पार्टी लगाती आई है कि भाजपा जब भी राजनीति करती है तो एक नाम बदलने की राजनीति करती है। इसका ताज़ा उदाहरण अगर जनपद में ही देखा जाए तो ये है कि अच्छा, आप बताइए, सपा के सरकार में सरकी चौराहा, सिरकी चौराहा, ये नाम लेने में अच्छा लग रहा है, या महाराणा प्रताप चौराहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौराहा, ये नाम लेने में अच्छा लग रहा है, या सरकी, सिरकी, मुर्की, ये सब अच्छा लग रहा है? नहीं, एक जो अहम सवाल है वो ये है कि जनपद में सपा की सरकार में एक मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। काम अच्छी गति से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको लेने के बाद जो है नाम बदलने पे बड़ी तेज़ी से इस पर चर्चा उठने लगी। कोई कह रहा है इसका नाम बदल के उमानाथ सिंह के नाम पे रख दिया जाए। अभी हाल ही में मल्हनी के विधायक की मृत्यु होती है और सपा के कुछ कार्यकर्ता उसका नाम बदलकर स्वर्गीय पारसनाथ यादव के नाम पर रखने को कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में जनपद में डीएनए के जनक प्रोफेसर लाल जी भी, क्या आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं कि एक मेडिकल कॉलेज उनके नाम पे भी दे देना चाहिए? तो इसमें क्या है, क्योंकि देखिए विकास कार्यों में भाजपा निरंतर आगे काम कर रही है, तो ऐसे में नाम बदलने को लेकर के की जो कहानी है इसको लेकर के बड़े आरोप लगते हैं। अब देखिए ये सरकार का बिंदु है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ विधायक हैं। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, जो आदेश होता है उसको पूरी ईमानदारी से मैं अपने विधानसभा में पालन कराता हूँ। इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सरकार का पक्ष है। मैं अभी तो अब विकास की बात आप कह रहे थे, तभी मेरा विकास की बात मैं बताना चाहता हूँ। जब सपा की सरकार थी या बसपा की सरकार थी, रोडवेज की बसें नहीं चलती थी। सरकारी बसें हैं लेकिन चलने नहीं पाती थी, उनकी खुद की गाड़ियाँ चलती थी, टैक्सी। अब मनमानी किराया वसूला जाता था। कई लोग मेरे से बोले थे जब मैं चुनाव प्रचार में था, तो
कि सर सरकारी बस जरूर चलवाइएगा, सरकार हो जाएगी। तो जैसे ही मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैंने माननीय मंत्री जी से कह के रोडवेज बस चलवाना शुरू किया, सरकार से कह के। उस समय खुद फीता काटा हूँ, खुद उद्घाटन किया हूँ। सड़क का तो मैंने जाल बिछा दिया। इसके पहले जो भी प्रतिनिधि थे वो भेदभाव से काम करते थे। बॉर्डर पे तो कभी काम ही नहीं हुआ है। मेरा विधानसभा जौनपुर, आजमगढ़ बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, बनारस बॉर्डर, 3 बॉर्डर को टच करता है। डोभी में क्या है, भाजपा के लोग ज़्यादा हैं। तो जो ये सपा बसपा के विधायक होते थे, काली सड़क तो थी ही नहीं, मैंने बनाया सड़क, काफ़ी सड़क का तो मैंने जाल बिछा दिया। एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। बसपा सरकार में 2 पुल पास हुए थे हमारे विधानसभा में 2010-11 में। उस समय लागत करीब 8 करोड़ 9 करोड़ रही होगी। सपा का विधायक, सपा का सरकार 2012 से 2017 5 साल कुछ नहीं किए। एक पुल की लंबाई कितनी होती है? 200 मीटर, 150 मीटर नदी पे 200 मीटर क्रॉस करके हम इस गांव से उस गांव चले जाते। अब उस पुल न बनने की वजह से जनता को कितना परेशानी होती थी। 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पूरा घूम के जाना पड़ता था। सामने गांव दिख रहा है लेकिन घूम के जाना पड़ता था। जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश थी। मैंने आश्वासन दिया था कि नहीं, मेरी सरकार बनेगी, मैं विधायक बनूंगा तो निश्चित इसको बनवाऊंगा। अभी मात्र 3 साल हुआ है। मैंने सरकार से निवेदन किया, सरकार हमारी पास कर दी। चूँकि उसमें सस्ता रहा होगा, 8 करोड़ 9 करोड़ था। अभी 10 साल 11 साल होने जा रहा है, 12 साल। अभी महंगाई बढ़ गई है। अब वो 16 करोड़ रुपया पास हो गया है और जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा काम चालू हो जाएगा। जनता बहुत ज़्यादा खुश है। ये जनता के हित में क्या आवश्यक है, ये जो भी प्रतिनिधि है उसको भी सोचना चाहिए। लेकिन इसके पहले कि जो भी प्रतिनिधि केवल अपना समय बिताए हैं, काम नहीं किए हैं। बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी सपा सरकार में। गांव में कभी बिजली आ जाती थी तो बड़ा गांव भर उत्साहित होता था, बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली आ गई। जैसे उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बहुत से गाँव तो ऐसे थे खम्मा तार दिखते ही नहीं थे। हमारी सरकार घर घर बिजली पहुंचाई है। ट्रांसफार्मर 25 किलोवाट का है। सपा सरकार में एक ट्रांसफार्मर जल जाता था तो 20,000, 22,000, 25,000, 100 रुपया, 200 रुपया पूरे गांव से चंदा वसूला जाता था। तब महीने 2 महीने में जाके एक ट्रांसफार्मर लगता था। आज 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदला जाता है। अच्छा, ऐसे में बतौर विधायक दिनेश चौधरी जी को क्या लगता है कि उनके विधानसभा में अभी किस चीज़ की कमी है जिसको पूरा कर देना चाहिए? देखिए, अभी जो ज़रूरत है, जैसे हमारे विधानसभा में युवा वर्ग ज़्यादा है, तो मेरे मन में मैंने बोला भी है ITI कॉलेज की। खेलने वाले बच्चे बहुत हैं, तो एक स्टेडियम की आवश्यकता है। मैंने सरकार से निवेदन किया है और मुझे आश्वासन भी मिला है कि नहीं, ये आपकी आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। और मेरी कोशिश है कि 2022 से पहले उसका शिलान्यास हो जाए। क्या आपको लगता है 2012 से 2017 के बीच जो सपा की सरकार थी उसमें कानून व्यवस्था, भाजपा के ही लोग कहते थे कि जंगल राज कायम है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है क्राइम का, क्या आपको लगता है कि प्रदेश की सरकार ने कानून का शिकंजा कस लिया है? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा टाइट हैं कानून व्यवस्था को लेके। और आप सुने होंगे कि कितने काउंटर हो चुके। कई बदमाश तो जिला छोड़ के बाहर जा चुके हैं और कई जेल में हैं तो जमानत नहीं करा रहे हैं। और क्राइम घटा है, बढ़ा नहीं है। ग्राफ देखिए, अगर सपा सरकार का ग्राफ देखिए और अभी 3 साल का ग्राफ देखिए तो बहुत कम है। और जैसे ही घटना होती है तत्काल कार्रवाई होती है। इसी बीच जनपद में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक भदेठी में 2 पक्षों के बीच मारपीट होती है और स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है कि वो आगजनी तक पहुंच जाती है। वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है आवास दिया जाता है और राहत दी जाती है। दूसरी एक बड़ी घटना आप ही के विधानसभा क्षेत्र में होती है जहाँ पे एक बालिका के साथ बलात्कार का मामला संज्ञान में आता है। एक जगह तुरंत न्याय दिया, अगर उसको उस भाषा में कहा जाए तुरंत राहत दी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ बलात्कार जैसे मामले में या अपराध हत्या होती है, इस मामले में देरी क्यों होती है?
देखिए, जहाँ तक हमारे विधानसभा की बात है, आप बलात्कार कर रहे हैं, वो बलात्कार नहीं हुआ है, वो मेरे संज्ञान में है। आरोप परिजनों का है। गलत है, बलात्कार नहीं हुआ, मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है, बलात्कार नहीं हुआ है। गलती उसने केवल इतना है, उस ग्राम प्रधान की कह लीजिए या गांव की कह लीजिए या पीड़ित परिवार के अनभिज्ञता को कह लीजिए, बगैर पोस्टमार्टम किए बॉडी को जलाना नहीं चाहिए था। 100 को जला दिया गया, तो हमारे पास प्रमाण नहीं रह गया। और सरकार की जो योजना है कि पीएम तो चाहिए ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो चाहिए ना कि मरा तो कैसे मरा, कोई प्रमाण नहीं रह गया। फिर भी मैं उस गरीब परिवार को आवास तत्काल और सड़क और आर्थिक मदद भी किया, और लोग भी मदद किए। प्रधान उस गांव का जो कहा कि हमने पुलिस को सूचना दे दी है, पुलिस को सूचना उसने दिया नहीं था, और प्रधान ने ही कह के उसका के बॉडी को जलवा दिया। प्रमाण नहीं रह गया कुछ। जब प्रमाण नहीं है, सरकार की जो योजना बनी है, क्या आपको नहीं लगता है इन मुद्दों पर विपक्ष जो है राजनीति करता है? जैसे बधेती की घटना हुई या फिर यही किराकत में हत्या है, हत्या ही अगर आप कह रहे हैं उसको हत्या ही मान लिया जाए, तो क्या आपको नहीं लगता है दिनेश चौधरी जी की कहीं ना कहीं सियासत हावी होती जा रही है ऐसे मुद्दों पर? देखिए क्या है, विपक्ष के पास आज कहने को कुछ नहीं है, एक भी मुद्दा नहीं है, तो ऐसे मुद्दे ढूंढते रहती है राजनीति करने के लिए, तो छटपटा रही है। कोई मुद्दा नहीं तो हम जाएं कहाँ, कौन सा मुद्दा लें? इतनी विकास हो रहा है, इतना काम हो रहा है, कोई चीज़ मिल नहीं रहा उनको, तो इसी छोटी मोटी चीज़ के लिए वो लोग मुद्दा बना के चलते हैं, उससे हमारी सरकार को परवाह नहीं। एक अहम सवाल है, और ये अहम सवाल इसलिए है क्योंकि ये रोजगार जैसे मुद्दे पे है। क्या आपको नहीं लगता है पूर्वांचल में, पूरे पूर्वांचल की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जिसकी वजह से लोग मुंबई, गुजरात या महाराष्ट्र का रुख करने लगते हैं? क्या आपको नहीं लगता उत्तर प्रदेश में ऐसी फैक्ट्रियां स्थापित होनी चाहिए जिससे जो हमारे यहाँ के जो मजदूर हैं यहीं पे रह के रोजगार की तलाश कर सकें और रोजगार पा सकें? नहीं, देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, करीब 2 बार इसकी लखनऊ में बड़े स्तर पे मीटिंग हो चुकी है, और बड़े बड़े व्यापारी, जब से ये क्राइम कम हुआ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से हमारे प्रदेश में, हमारे प्रदेश के नाम पे बाहर के लोग बहुत डरते थे कि क्राइम बहुत है। जब सपा बसपा की सरकार थी तो लोग आने से घबराते थे। जब उनको ये विश्वास हो गया कि नहीं, अब यहाँ क्राइम ना के बराबर है, तो लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए घोषणा भी किया है, और उसकी प्लानिंग भी चल रही है। हमारी सरकार स्वयं चाहती है कि हमारे प्रदेश में बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगे। अब हमारे जो प्रवासी मजदूर भाई बाहर चले गए थे, उनको वहाँ न जाना पड़े और वो यहीं रह के काम करें, इसलिए सरकार हमारी इसके लिए काम कर रही है। जौनपुर में भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, सतहरिया है, लेकिन उपेक्षा का शिकार है कई वर्षों से। इसको लेकर के जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या पहल की जानी चाहिए जिससे कि राहत मिल सके जौनपुर के लोगों को रोज़गार के लिए? कम से कम कोई एक सौगात, अगर एक इंडस्ट्री है और वो ठीक से नहीं संचालित हो पा रही है, नहीं चल पा रही, तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों का क्या दायित्व बनता है उसके? देखिए, जैसे कि एक सतहरिया में इंडस्ट्रियल एरिया है, और एक हमारे यहाँ तिलोचन महादेव से आगे फूलपुर में है। अभी जो हमारे संपर्क में है महाराष्ट्र में, वो लोग अब चाह रहे हैं कि हम अपने प्रदेश में ही इंडस्ट्री डालें, और वो सब खुद आके ज़मीन की तलाश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस महामारी की वजह से कह लीजिए, या उनका खुद का भी इंटरेस्ट है, चूँकि मैं भी बॉम्बे जाते रहता हूँ, अक्सर लोग बुलाते रहते हैं, चूँकि हमारे ज़िले के काफ़ी लोग उत्तर भारतीय बम्बई में हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करते रहता हूँ कि अपने ही प्रदेश में आप इंडस्ट्री डालिए। हमारी सरकार सब सुविधा दे रही है, और जो लोग आ रहे हैं उनको बाकायदे सहूलियत दिया जा रहा है। लोग लगे हुए हैं कि नहीं, मैं अपने प्रदेश में काम करूं। ऐसा उन लोगों के मन में उत्साहित मतलब है, उत्साह है अपने प्रदेश में काम करने के लिए, अपने ज़िले में काम करने के लिए। 2022 को लेकर के दिनेश चौधरी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की, जितनी योजनाएँ हैं, मैं ईमानदारी से अपनी विधानसभा में उसको फॉलो कराता हूँ। मैं स्वयं जाता हूँ, बहुत रिस्क लेके, जैसे अभी राशन सामग्री बिक्री बंटने की बात थी, मैं रिस्क लेके जाता था और खड़े होके बंटवाता था। हमारे विधानसभा में मुसहर जात के लोग ज़्यादा हैं, करीब 3 ब्लॉक में मिला के 8-9 हज़ार केवल मुसहर हैं। मैं खड़ा हो के बंटवाया हूँ, और हमारी सरकार बहुत राशन दी है लोगों को, बेगर पैसे की दी है। इसके पहले जो सरकारें थी, राशन कार्ड फर्जी बहुत बने हैं। कोई बम्बई में रह रहा है तो उसका भी राशन कार्ड,
तो जो फर्जी थे उनका कटवा के, जो पात्र हैं उनका राशन कार्ड मैं खुद बनवाया हूँ अपने विधानसभा में। पेंशन जो पिछले सरकार में लोग धनाढ्य हैं वो लोग पेंशन ले रहे थे। इतना भ्रष्टाचार गलत रूप से उपयोग किया जा रहा था। अब उनकी सरकार में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे थी। तो क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई भी होगी? कार्रवाई नहीं, तुरंत उनका निरस्त हुआ। और जो पात्र हैं उनका मैं ऑनलाइन करवा के उनको मैं बंटवा रहा हूँ। जनता बहुत खुश है। तो इसमें 2022 की रणनीति क्या है? रणनीति का सरकार हमारी अगर हमको मौका देगी तो फिर आऊँगा मैदान में, और नहीं जिसको देगी उसके लिए मैं मेहनत करूँगा। तो ये थे हमारे साथ केराकत के विधायक दिनेश चौधरी जी। 2017 के बाद से लगातार अपने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते रहते हैं और काफ़ी सारे विकास कार्य इन्होंने अपने क्षेत्र में किए हैं, जिसको इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बताया है। आदित्य भारद्वाज, CBN जौनपुर।